ऐसी वैल्यू जिस पर डिवाइजर 0 हो जाए, उस वैल्यू को अगर हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो फंक्शन डायरेक्ट किसकी वैल्यू दे देगा? रिमाइंडर की वैल्यू दे देगा। बोला कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल px को एक लीनियर पॉलिनोमियल x - a से डिवाइड कर देते हो तो रिमाइंडर आपको कितना मिलता है? p ऑफ a। मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसीलिए आपको थोड़ा लंबा लग सकता है, बट ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है रिमाइंडर थ्योरम को सीखने का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसका प्रूफ कैसे होता है। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम टफ लगती है और वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, उसके सवाल किस तरीके से होते हैं वो आपको समझ में नहीं आते, तो अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको रिमाइंडर थ्योरम में आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा और आपसे रिमाइंडर थ्योरम के सारे सवाल ईजिली हो जाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन नहीं आता है तो आई बटन पर वीडियो आ रहा है जिसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि पॉलिनोमियल का डिवाइड किस तरीके से होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल ट्राई करते हैं जिसमें हम पॉलिनोमियल डिवीजन की मदद से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किस तरीके से और क्यों किया जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये सवाल आता है जिसमें हमको फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं। इसको हम अभी के लिए मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन से ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो लॉन्ग डिवीजन अगर आपको आता है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हम इसमें स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा स्पीड में आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, x की पावर 3, तो ये आ जाएगा x पावर 4 माइनस 2x³ माइनस प्लस ये इससे कट जाएगा और ये भी इससे कट रहा है। फिर 5x² माइनस 7x प्लस 3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5x से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 5x² माइनस 10x, साइन चेंज, ये प्लस ये कट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 10x माइनस का 7x यानी कि 3x प्लस 3। उसके बाद प्लस 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x माइनस 6, साइन चेंज होंगे, ये माइनस ये प्लस, ये से कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 9। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इस सवाल को लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते थे। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 9। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर भी करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास fx है, ये डिविडेंड हो गया। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं, डिवाइजर हो गया है हमारे पास x माइनस 2। रिमाइंडर आपको पता ही है, ये रिमाइंडर होता है, और ये जो आया है हमारे पास इसको हम बोलते हैं कोशेंट। तो अगर हम इस चीज को यहां पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप देख सकते हैं डिविडेंड यानी कि fx इज इक्वल टू डिवाइजर यानी कि x माइनस 2, कोशेंट यानी कि x³ प्लस 5x प्लस 3 और रिमाइंडर यानी कि प्लस 9। अब आप अगर इतना समझ चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो fx है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और fx अपने आप में क्या है, ये। अब आपको एक चीज पता होगी कि fx में हम अलग अलग वैल्यू अपने मन से डाल सकते हैं। तो हम fx में 1 डाल सकते हैं, x की जगह 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, -1 डाल सकते हैं, जो हमारी मर्जी करे हम डाल सकते हैं और उसको डालने से हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आपको पता है जैसे कि अगर हम f ऑफ 0 निकालना चाहें तो वो कितना आएगा, यहाँ पे सब जगह 0 पुट कर देंगे तो आप देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड में 3 बचेगा। तो इस तरीके से f ऑफ 0 कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करें कि हमको एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे रिमाइंडर कैसा आ जाए, डायरेक्ट आ जाए, हमको लॉन्ग डिवीजन की जरूरत ना पड़े। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू 2, तो क्या फायदा बनेगा आपको समझ में आना चाहिए कि 2 माइनस 2 यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे f ऑफ 2 पुट करके देखते हैं तो आप देखिए 2 माइनस 2, और यहाँ पे जो भी आएगा उसकी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि 0 यहाँ पे आने वाला है और 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, 0। तो हमको इस वाले ब्रैकेट से मतलब ही नहीं है, यानी कि हमको कोशेंट से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या आ रहा है।
तो आप देखिए कि ये कितना हो जाएगा 0 और 0 इंटू समथिंग 0, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 9, और यही हमारा रिमाइंडर है। अब आप सोचिए कि अगर हमको ये चीज़ पहले से पता होती कि x इक्वल टू 2 डालने पे जो फंक्शन है वो रिमाइंडर की वैल्यू दे देगा, अगर हमको ये चीज़ पहले से पता होती तो क्या हम इस डिवाइड को करते? नहीं करते। आप देखिए कि 2 लाइन में ही हमारा आंसर आ चुका है, और हमको अगर रिमाइंडर बताना है तो हम इस तरीके से करना पसंद करेंगे या इस तरीके से? तो अगर टाइम बचाना है तो इस तरीके से करना हमको ठीक रहेगा। तो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम, और इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको ऐसी वैल्यू लगानी है जिस पर डिवाइजर किसके बराबर हो जाए 0। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसी वैल्यू जिस पर डिवाइजर 0 हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ऐसी वैल्यू जिस पर डिवाइजर 0 हो जाए, उस वैल्यू को अगर हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो फंक्शन डायरेक्ट किसकी वैल्यू दे देगा? रिमाइंडर की वैल्यू दे देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी वैल्यू जिस पर डिवाइजर 0 हो जाए, उस वैल्यू को फंक्शन में पुट करने से हमको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। और यही होती है रिमाइंडर थ्योरम, जिसकी मदद से हम बिना डिवाइड करे पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं जो समझना बहुत जरूरी है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करें कि x इक्वल टू 2 डालने पर ही ये काम करेगी, इसके अलावा कुछ और हम डालेंगे तो वो काम नहीं करेगी। क्यों? आप देख सकते हैं कि हमको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिस पर ये ब्रैकेट कितना होना चाहिए? 0। अगर ये ब्रैकेट 0 नहीं होता है तो उस केस में आपको कोशेंट की जरूरत पड़ेगी, और कोशेंट की जरूरत पड़ेगी तो आप बिना डिवाइड करे आंसर नहीं निकाल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आप देखिए कि ये ब्रैकेट 0 नहीं बनेगा, फिर उस केस में हमको ये भी निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमारे पास कोई फायदा नहीं बनेगा। अब हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि f ऑफ 2 डालने पे क्या ये हमको 9 रिटर्न देता है या नहीं देता है। तो f ऑफ 2 अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 3। तो आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 2 इज 16, माइनस का हो गया 16, 2 की पावर 2 इंटू 5 इज 4 इंटू 5 20 प्लस का, माइनस 7 इंटू 2 इज 14 प्लस 3। तो आप देखिए 16 से 16 कट गया, 20 में से 14 गया 6, 6 प्लस 3 इज 9। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको समझना जरूरी है, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। अभी हम देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ क्या कहता है, और उसको हम डिटेल से समझते हैं। तो ये लिखा है रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट। रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से समझने से पहले आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी, तब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि ये क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो डिग्री कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उसको डिग्री कहते हैं। ये आप पहले सीख चुके हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x), जिसको कि हम डिवाइड करना चाह रहे हैं पॉलिनोमियल gx से। तो अगर आपको पता है कि f(x) की डिग्री मान लीजिए n है और gx की डिग्री मान लीजिए r है, तो जब हम f(x) को gx से डिवाइड करेंगे तो सबको पता है कि एक कोशेंट हमको मिलेगा और एक रिमाइंडर हमको मिलेगा। जब भी हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो एक कोशेंट और एक रिमाइंडर हमेशा मिलता ही है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हमको इनकी डिग्री मालूम है तो क्या हम कोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री के बारे में कुछ बोल सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हम बोल सकते हैं। अगर इसकी डिग्री n है, इसकी डिग्री r है, तो कोशेंट की डिग्री हमेशा आएगी n माइनस r और रिमाइंडर की डिग्री हमेशा आएगी r माइनस 1। इसका क्या इस्तेमाल है अभी आपको थोड़ी देर में पता लगने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट और है कि जब भी हम पॉलिनोमियल का डिवाइड करते हैं तो जो डिग्री है n वो ग्रेटर देन होनी चाहिए r से। मतलब कि ये जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी डिग्री इससे बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि हम 25 को अगर मान लीजिए 7 से डिवाइड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमने ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा लिया है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल के केस में हम इसकी डिग्री इससे बड़ी लेंगे। अब ऐसा करते ही आप देखिए कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्यों ली गई है, क्योंकि हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा जिसकी डिग्री 1 से बड़ी होनी चाहिए या फिर कम से कम 1 हो।
तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू r भी चल जाएगा। तो ये लाइन क्या कहती है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ही इस्तेमाल क्यों किया। मतलब हम चाहते तो इसको x माइनस ए की जगह किसी और से भी डिवाइड कर सकते थे जो कि नॉन लीनियर होता, डिग्री 2 का हो सकता था या डिग्री 3 का हो सकता था, बट यहाँ पे लीनियर क्यों लिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर लीनियर लिया है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई है 1, यानी कि r इक्वल टू कितना हो चुका है 1। अगर r इक्वल टू 1 है तो आप देखिए कि ये चीज कितनी हो चुकी है 0, 1 माइनस 1 0, यानी कि ये क्या हो चुका है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी, फिक्स्ड वैल्यू आएगी। अब इसका क्या इस्तेमाल है वो आप देखिए। तो यहां पर आपने देखा है कि अगर हम fx को gx से डिवाइड करते हैं तो एक कोशेंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। अब आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर की मदद से यहां पे क्या लिख लोगे कि fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब यहाँ पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम रिमाइंडर थ्योरम में किसकी बात करना चाह रहे हैं, रिमाइंडर की बात करना चाह रहे हैं। और पिछले एग्जांपल में देखा था आपने कि ऐसी वैल्यू जिस पर डिवाइजर कितना हो जाए 0, उस वैल्यू को फंक्शन में रखने देने से हमारे पास डायरेक्ट क्या आता है, रिमाइंडर आता है। बट यहाँ पर हमने लीनियर पॉलिनोमियल का इस्तेमाल क्यों किया है, अब आप वो चीज़ देखिए। तो यहाँ पे हमने x माइनस ए से ही डिवाइड क्यों किया वो समझने से पहले आप देखिए कि अगर हम लीनियर की जगह कुछ और लेते तो क्या होता। लीनियर की जगह कुछ और लेने पे यहाँ पे जो आर एक्स है वो कांस्टेंट नहीं आता, वो आर एक्स मतलब कि उसमें x की टर्म होती। अगर x की टर्म होती तो x की जगह कुछ भी पुट करने पे रिमाइंडर कांस्टेंट नहीं आता। इसका मतलब x की अलग अलग वैल्यूज पे हमको रिमाइंडर क्या मिलता, अलग अलग मिलता। तो उस केस में हम रिमाइंडर नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए हमने ऐसा पॉलिनोमियल लिया है जिसको इस्तेमाल करने से रिमाइंडर कितना आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। तो उस केस में अगर आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर देते हो तो आपको रिमाइंडर हमेशा सेम मिलेगा। तो इसी वजह से हमने लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का पूरा मतलब क्या है। बोल रहा है कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल px को एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर देते हो तो रिमाइंडर आपको कितना मिलता है, p ऑफ a, जहां पर a क्या है, ये वाला जो नंबर है वो a है। इसका क्या मतलब है, आप देख सकते हैं कि अगर हम px को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो आपको एक कोशेंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। और अभी मैंने समझाया है कि अगर डिग्री 1 है gx की तो रिमाइंडर कितना आएगा, कांस्टेंट। तो हम उसको rx की जगह सिंपली क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की टर्म नहीं आएगी। तो px को क्या लिखा जा सकता है, डिवाइजर यानी कि x माइनस ए इंटू एक कोई क्वेश्चन आएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर आप देखिए कि आर एक्स नहीं लिखा क्योंकि वो कांस्टेंट आ रहा है। और यहाँ पर अब हम पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से x इक्वल टू ए। तो जब हम x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो p ऑफ a कितना आने वाला है, a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ a प्लस r। और पहले की तरह आप देख सकते हैं कि ये टर्म कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि a माइनस ए कितना है 0। तो सिंपली p ऑफ a कितना आ जाएगा, r के बराबर। और यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है जिसका इस्तेमाल हम पिछले क्वेश्चन में करके देख चुके हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऐसी वैल्यू जिस पे डिवाइजर कितना हो जाए 0, उस वैल्यू को फंक्शन में पुट करने से हमको डायरेक्टली क्या मिल जाता है, रिमाइंडर मिल जाता है। और यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसीलिए आपको थोड़ा लंबा लग सकता है, बट ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है रिमाइंडर थ्योरम को सीखने का। तो आप चाहें तो इस वाले पार्ट को वापस से देख सकते हैं अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है। अब हम रिमाइंडर थ्योरम के कुछ एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं जिससे कि रिमाइंडर थ्योरम आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगी। तो अब हमको इन क्वेश्चंस को रिमाइंडर थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं इसमें हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx। अब इन क्वेश्चंस को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, आपको पता है कि आंसर सेम आएगा, बट आप समझ चुके हैं कि अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की जगह रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उससे हमारा टाइम बचेगा और हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। पहले पार्ट में हमको फाइंड करना है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करने के लिए ऐसी वैल्यू डालनी पड़ती है जिस पर डिवाइजर किसके बराबर हो, 0 के बराबर, यानी कि x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया है, प्लस का 1। ऐसी वैल्यू जिस पर डिवाइजर 0 होता है उस वैल्यू को फंक्शन में पुट करने से डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो f ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू रिमाइंडर, ये हमको कैसे पता है, बाय रिमाइंडर
थ्योरम। एफ ऑफ वन हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा, 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 13। ये आप देख सकते हैं कितना आ गया, 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 2 माइनस 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 13। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस का आ जाएगा और माइनस का 7, दिस इज इक्वल टू। तो इस तरीके से रिमाइंडर कितना आ गया है 7। आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन से इसको चेक भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। x माइनस ए किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, यानी कि x इक्वल टू किसके बराबर आएगा फिर, a के बराबर। x इक्वल टू a इसमें पुट करेंगे तो f ऑफ a की वैल्यू किसके बराबर आएगी, रिमाइंडर के बराबर। तो f ऑफ a हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा a क्यूब माइनस 6a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3a। तो ये कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस 6a क्यूब प्लस 5a में से 3a गया तो 2a, और आप देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, माइनस 5a क्यूब प्लस 2a। ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। तो इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और अब आप इसके सारे सवाल खुद से ट्राई कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो अब फैक्टर थ्योरम समझने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से सीखनी है तो आप कमेंट करें, मैं फैक्टर थ्योरम का वीडियो भी आपके लिए जल्दी ही बना दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।